ये पहला वीडियो है। हम पढ़ेंगे मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण किस तरीके से होता है। तो इसमें जो पहला स्टेज है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब किस तरीके से छोटे-छोटे नियमों ने, छोटे-छोटे कानूनों ने जो आज का संविधान है उसको एक रूपरेखा दी। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ तो अंग्रेजों की या कह लो ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है जहाँ पे उनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स मतलब कर वसूलने का अधिकार मिल जाता है। तो एक आर्थिक स्थिति इससे ईस्ट इंडिया की मजबूत होती चली गई। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही 4-5 साल गुजरे तो जो इंग्लैंड था वहाँ की सरकार को कुछ शिकायतें मिलती हैं, जैसे कि यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो करप्ट हैं, वो निजी व्यापार कर रहे हैं, रिश्वत और घूस लेते हैं यहाँ के लोगों को फ़ायदा दिलवाने के लिए, और गवर्न भी सही से नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए वहाँ की सरकार, वहाँ के एक प्राइम मिनिस्टर थे, आई थिंक लॉर्ड नार्थ शायद, हाँ करेक्ट कर लेना, अगर चेक कर लेना। तो उन्होंने एक सीक्रेट कमेटी बनाई। उस सीक्रेट कमेटी ने रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर के आया है वो, ठीक है। जिसके तहत क्या हुआ कि 2 बॉडीज बनाई गई, 2 संस्थाएं। एक थी कि हितधारक मंडल, कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स। दूसरी जो बॉडी थी वो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल। जो पहली बॉडी थी हितधारक मंडल, या कह लो कि कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स, तो वो थी कंपनी के मालिकों की संस्था थी। जो कंपनी के मालिक थे, जो भी हों, जितने भी हों, 4, 5, 6, 7, तो उनकी संस्था थी। अब कंपनी के मालिकों ने एक अपने नीचे एक बॉडी बनाई जिसको नाम दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम ये था कि ये इंडिया में कंपनी के थ्रू वहाँ के रेवेन्यू मैटर्स को, मिलिट्री मैटर्स को, और जो सिविल मैटर्स थे ना उनको मॉनिटर करेंगे, और इसकी रिपोर्ट को वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराएंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का यही काम था। तो इस एक्ट का इम्पोर्टेंस इसलिए था, इनको रेगुलेट, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए पहला स्टेप लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद में दूसरा इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स थे उनको मान्यता मिल गई इस एक्ट के थ्रू। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका इम्पोर्टेंस ये रहा, जिस लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट कार्य ये था कि इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना रख दी गई। वो कैसे रख दी गई, हम अभी एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। इस एक्ट के जो फीचर्स हैं ना उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि जो उस टाइम पे क्या था, 3 प्रेसिडेंसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। पहली जो थी बंगाल थी, एक मद्रास थी, और एक बॉम्बे थी। तो उनमें सबसे जो मेन थी, जो सबसे समृद्ध और शक्तिशाली थी, वो बंगाल ही थी, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू वगैरह सबसे ज़्यादा मिलता था। तो यहाँ के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहाँ का गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसके अधीनस्थ, उसके अंडर में बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उसके अधीनस्थ कर दिए गए, सबऑर्डिनेट बना दिए गए। पहले क्या थे, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो अलग थे, स्वतंत्र थे सारे। अब क्या किया गया, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ कर दिया गया। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई।
कार्यकारी परिषद 4 सदस्यों की बनाई गई। और एक और इम्पोर्टेंट काम हुआ इसके तहत, इस एक्ट के तहत, कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये कह लो कि भारत में जो आज का सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना डाल दी गई, नींव डाल दी गई। और ये हुआ तुम्हारा 1774 में, 1774 में। और इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, अगर आप लोगों को नाम याद आ रहा हो तो बताइएगा कमेंट में। चलो मैं ही बता देता हूँ। जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा एम्फे। ठीक है, ये आ जाता है बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम में, एसएससी वगैरह हो गया, रेलवे वगैरह हो गया, इवन यूपीएससी में भी। तो और अगला जो इसका फीचर था मेन इम्पॉर्टेंट, क्या था कि जो इसके एम्प्लॉय थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये करप्ट हो गए थे। ठीक है, अपना निजी व्यापार करने लग गए थे। तो इस पर रोक लगा दी गई कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी सर्वेंट निजी व्यापार नहीं कर सकता और भारतीयों से घूस या उपहार नहीं ले सकता। तो इसके इम्पोर्टेंट फीचर ये थे। और इस जय हिंद।